हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित एक नया सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें अब परीक्षा में आपके जनरल नॉलेज अर्थात इसमें जनरल जीएस के जो पोर्शन है जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी इस सेक्शन से भी अब आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे और इससे इतर जो है साइंस और कंप्यूटर से भी संबंधित आपकी परीक्षा में अब प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तीनों सेक्शन से कुल जो है 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराया जा रहा है, जो परीक्षा की जो मेन सिलेबस है उसको ध्यान में रख के ही इसका पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो कल जो है हमने मॉडल पेपर 1 के प्रश्नों को हल कराया था। आज मॉडल पेपर 2 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो मॉडल पेपर 2 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 45वीं विश्व शतरंज ओलंपियाड के बाद 46वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस देश के शहर ताशकंद में निर्धारित है। अगर आपको पता होगा, ताशकंद जो है, जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से ताशकंद किसी एक की राजधानी है। अगर आपको जानकारी होगी तो आप तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है और यहाँ पर 46वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो भारत का पहला जो है डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हानले में स्थापित किया गया है, जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देता है। कहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व का भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ पर की गई? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हानले में, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अब देख लेंगे यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, हानले के चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो कहाँ पर? लद्दाख में। और यह जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण यहाँ पर न्यूनतम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना की प्रमुख आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा रही हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केन बेतवा लिंक परियोजना ये किस 2 राज्य से संबंधित है। तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से संबंधित है, यूपी और एमपी से संबंधित है। और यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर इसका ये संरचनाएं विकसित की जा रही हैं? उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा जिले में, अर्थात बुंदेलखंड के झांसी और बांदा जिले में ये परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 14वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो 14वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन इन जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसके अंतर्गत पाकिस्तान में इस खेल का आयोजन प्रस्तावित है। कब? मार्च 2027 में। मार्च 2027 में इन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पाकिस्तान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट की दाबित भारी जल रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शुरू हुआ? कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर
कमेंस्ड एट विच न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कहाँ पर इसका विकास किया जा रहा है? गुजरात के काकरापार में इसका जो है विकास किया जा रहा है। और यह भारत का जो है पहला स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होगा, जिसका वाणिज्यिक संचालन किया जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काकरापारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य कितने करोड़ परिवारों को मुफ्त सौर बिजली प्रदान करना है? तो भारत सरकार द्वारा यह योजना कब शुरू की गई थी? कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब? फरवरी 2024 में। और इसके अंतर्गत जो है कुल कितने परिवारों को सौर बिजली प्रदान करना है? तो कुल 1 करोड़ परिवारों को सौर बिजली प्रदान करने का इसका उद्देश्य रखा गया है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली में मुफ्त प्रदान करना है। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में अधिसूचित रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना है? तो उत्तर प्रदेश में जो है अधिसूचित रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य का कौन सा? चौथा। इसके पहले कौन? 3 बन चुके हैं और रानीपुर जो है ये चौथा बना है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में इसका ये अवस्थित है। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र बना है। इसके पहले 3 और कौन से हैं? तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य कौन सा था? दुधवा बाघ अभ्यारण्य, जो ये कहाँ पर अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। दूसरा बाघ अभ्यारण्य पीलीभीत बना, पीलीभीत। और ये कहाँ पर है? किस ज़िले में? तो पीलीभीत ज़िले में। और तीसरा जो बड़ा बना था अमनगढ़, ये कहाँ पर है? तो इसका जो है ये अवस्थित है बिजनौर ज़िले में। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना और यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में। इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल हैं। अचंत शरत कमल, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो है विश्व का WHO द्वारा यह स्थापित है। कौन सा किस सेंटर की स्थापना की गई है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और यह जो है भारत के जामनगर अर्थात गुजरात में यह अवस्थित है। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में यह अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा अधिनियम था? तो सबसे पहले एक तथ्य यही हो गया कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था और इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कुल 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब की गई? वर्ष 1905 में। कहाँ पर? पुणे में। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? पुणे में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले
1905 पुणे में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 360 के द्वारा। और हालांकि भारत में अभी भी एक भी बार जो है अभी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वहीं अगर 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है किसके? अनुच्छेद 356 में। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो भारत में स्वर्ण क्रांति अर्थात द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो भारत में जो है ये बागवानी एवं शहद उत्पादन अर्थात हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन को स्वर्ण क्रांति से संबंधित माना जाता है। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। खाद्यान्न उत्पादन अर्थात फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए कौन सी क्रांति आई थी? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति। अंडा उत्पादन के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन अर्थात रजत क्रांति। और जूट उत्पादन के लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया था, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो अर्थात यहाँ प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किस कृषि क्षेत्र से है? तो भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें भारत में जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। गुजरात के बाद सर्वाधिक लंबी तट रेखा तमिलनाडु की है। और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो पहले नंबर पे कौन है? गुजरात। दूसरे पे कौन है? तमिलनाडु। और तीसरा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही उत्तर गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका गठन 1952-53 के दौरान किया गया था, तो इसके अध्यक्ष जो है एल.एस. मुदलियार, लक्ष्मण स्वरूप मुदलियार इसके जो है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके पहले जो 1952-53 में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम मुदलियार आयोग भी पड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किन 2 नेताओं द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी किन 2 नेताओं के द्वारा? तो C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो दक्कन का पठार का विस्तार भारत के मुख्यतः दक्षिणी भागों में इसका विस्तार है। और यह जो है बैसाल्ट लावा चट्टानों से यह पूरा पठार निर्मित है। तो दक्कन का पठार जो है मुख्यतः बैसाल्ट लावा चट्टानों से निर्मित है। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो भारत में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के संदर्भ में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो अगर भारत में जीडीपी के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर का माना जाता है। सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है। इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का जो है दूसरे स्थान पर योगदान है जीडीपी में। और सबसे कम प्राथमिक सेक्टर अर्थात जो है कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय जीडीपी में कम है। तो पहले पे कौन है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, दूसरे पे मैन्युफैक्चर और तीसरे पे एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या पूछा है? सर्वाधिक योगदान। तो सर्वाधिक योगदान किसका हो जाएगा? तृतीय सेक्टर, टर्सरी सेक्टर अर्थात तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। तो भारत का जो है ये प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में ये अवस्थित है। और जो है इसकी स्थापना 1936 में हेले नेशनल पार्क के रूप में हुआ था। हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसी का नाम चेंज होके क्या हो गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पर है? तो किस भारतीय राज्य में इसका विस्तार है? तो उत्तराखंड में, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ कौन सा खनिज लवण अनिवार्य है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ ही साथ फास्फोरस जो है एक अनिवार्य खनिज लवण है, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन में उपस्थित वसा को पचाने वाला मुख्य एंजाइम लाइपेज मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में भोजन में उपस्थित वसा को पचाने, किसको? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम लाइपेज है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो है पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से स्रावित होता है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर में इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में बाइनरी भाषा में किन 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, किसका? 0 और 1। 0 और 1 का कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम पीएम ई विद्या है। इसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इन चैनलों की संख्या 12 थी। हाल ही में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल में इसको बढ़ाकर 12 चैनलों से बढ़ाकर अब इन चैनलों की संख्या 200 कर दी गई है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 इसको साइनोकोबालामाइन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामाइन में जो धात्विक तत्व पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? कोबाल्ट के नाम से। कोबाल्ट यहाँ पर देखते हैं कौन से विकल्प में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। तो B12 में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में HTTP, सबसे पहले HTTP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर में HTTP का सुरक्षित संस्करण कौन सा है जिसका उपयोग सुरक्षित वेब ब्राउजिंग में होता है? तो विच सिक्योर एक्सटेंशन ऑफ HTTP इनक्रिप्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट ब्राउज़र एंड वेब ब्राउज़र। तो HTTP में जो इसका प्रयोग होता है उसको HTTPS के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग जो है HTTP का उपयोग किस लिए होता है कि HTTP में सुरक्षित संस्करण वेब ब्राउजिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार मानव शरीर में किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो टाइफाइड बुखार मानव में जो इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसको हम लोग सल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। सल्मोनेला टाइफी। और जो है टाइफाइड से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो टाइफाइड बुखार से कौन सा मानव अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आंतें अर्थात इंटेस्टाइन सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर टाइफाइड बुखार के लिए जीवाणु किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो सल्मोनेला टाइफी, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना NDEAR, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डिजिटल शिक्षा का एक साझा खुला ढांचा और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म तैयार करना। इसके अंतर्गत क्या मुख्यतः जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो भारत में डिजिटली रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें शिक्षक के साथ ही साथ छात्रों को भी डिजिटली रूप से साक्षर करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही विकल्प है। और यह जो है पूरा किसके द्वारा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का जड़ों से पत्तियों तक संवहन किस संवहनी ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का जड़ों से पत्तियों तक संवहन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? पौधों में जल एवं खनिज लवणों को जड़ों द्वारा अवशोषित कर पत्तियों तक इसका जो है संवहन करता है। और वहीं जो है अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को, अर्थात जो भोज्य पदार्थ है उसको जड़ों से ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पर जल एवं खनिज लवण की बात करेगा तो कौन ये काम करता है? तो जाइलम। और वहीं अगर खाद्य पदार्थ, पौधों का खाद्य पदार्थ अर्थात फूड की बात करेगा तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कंप्यूटर में जो है विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है? एक हार्डवेयर प्रकार का, ये हार्डवेयर का प्रयोग कर ये पूरा क्रिया संपादित किया जाता है। और जो है सॉफ्टवेयर को इन 3 भागों में विभाजित किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार जो है ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा, जो TGT PGT की परीक्षा भविष्य में होने वाली है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये अनवरत सीरीज जो है आपकी परीक्षा तक ये इस YouTube चैनल पर यह चलाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर आप शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।